सवाल तो इसलिए है क्योंकि बीते दिनों एक बहुत आप चूँकि सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं, आपने देखा होगा एक पॉडकास्ट का चंक खूब वायरल हुआ जिसमें आपका ज़िक्र किया गया। कहा गया कि हरियाणा में चुनाव थे, आप एक चैनल के संपादक थे और एक ये घटना तो हुई। नई खबर है मेरे के लिए। तो चलिए मैं याद हो ये हाँ, बिल्कुल बत बहुत वायरल हुआ। कहा गया कि आप एक न्यूज़ चैनल का नाम नहीं ले रहा मैं, आप संपादक थे और हरियाणा में चुनाव थे। हरियाणा सरकार उस चैनल को ऐड दे रही थी, बड़े-बड़े ऐड चल रहे थे और आपने एक काम किया कि स्क्रीन को 2 भागों में बाँट दिया क्योंकि हरियाणा में एक घटना हुई और आपने लिखा कि ये एक तरफ ये हरियाणा और एक अच्छा, तरफ हाँ, ये ठीक, हरियाणा। ठीक। क्या इंसिडेंस था अगर आप बताना चाहें? और कैसे अब आप यार मुझे ऐसे फैसले कैसे ले पाते हैं नीरज जी संपादक? से पूछ लीजिए, पीछे बैठे हुए हरियाणा से ही आते हैं वो। मुझे उतना ऑफ हैंड याद नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि हमारे मित्र मनोज राजन त्रिपाठी ने शायद इसका जी। कहीं ज़िक्र किया था और वो ये था कि हरियाणा सरकार की तरफ से कोई विज्ञापन आया रहा होगा और कोई बड़ी दर्दनाक मृत्यु हुई थी। रेप केस का कोई मामला? हाँ, तो मैंने कहा कि नंबर 1 हरियाणा अगर ये है तो फिर ये क्या है? उस तरीके मुझे बहुत ज़्यादा याद नहीं है। मैंने बहुत रिकलेक्ट करने की कोशिश की लेकिन मुझे इतना ध्यान नहीं है। मेरा कहना है कि जो विज्ञापन का डिपार्टमेंट अलग है, एडिटोरियल का डिपार्टमेंट अलग है, एडिटोरियल अपने अलग फैसले करता है, उसका विज्ञापन से कोई लेना-देना नहीं है। और ऐसा कई बार हुआ है। कई बार जब पंजाब चुनाव होते थे, पंजाब चुनाव जब हो रहा था विधानसभा का, उस वक्त वहाँ अकाली दल की सरकार थी, तो बहुत सारे मैसेज आते थे कि अगर आप उनके ये विज्ञापन ले लीजिए तो आपको इतने पैसे मिल सकते हैं। मतलब मुझे नहीं, हमारे रेवेन्यू के तौर पर। मैंने कहा इससे कोई लेना देना नहीं, अगर उनको विज्ञापन देना है तो विज्ञापन दे, लेकिन एडिटोरियल लाइन हमारी नहीं बदलेगी। एक सवाल और भी है इसी एडिटोरियल लाइन पे चूँकि जब मैं टीवी देख रहा था और जब अन्ना आंदोलन खूब चर्चा में था, बड़े चेहरे थे टेलीविज़न के प्राइम टाइम डिबेट के। आज छोटे हो गए। ये सब मैं शब्द वापस ले लेता हूँ, ठीक है। नहीं, मजाक कर रहा हूँ, सॉरी। नहीं, उस वक़्त मतलब क्या है कि मानसिकता होती है कि जो 9 बजे टीवी पे दिख रहा है वो हाँ, तो काफ़ी अब बड़ा है। वही ना, छोटे हो गए। हाँ, तो उसके बाद आप चुनाव में आ गए, आपने एक पार्टी जॉइन की। तो मेरा सवाल ये है कि जब आप संपादक थे या जब आप शो कर रहे थे, क्या आपके अंदर कोई पक्षपात लगता था? आपने कभी ये महसूस किया कि मैं किसी एक विचारधारा के प्रति ज़्यादा समर्पित हूँ और वो खबरों पर दिख रहा है? पत्रकार अगर पक्षपाती नहीं होगा तो पत्रकार क्यों होगा? और ये मैं एक दार्शनिक सवाल कर रहा हूँ। हिंदुस्तान के इतने सारे अखबार हैं, हर अखबार का एक पक्ष है ना, इसीलिए तो एक खबर एक होती है और वो हर अखबार अलग अलग तरीके से देखता है, उसके हेडलाइन अलग अलग तरीके, खबर तो एक ही है लेकिन देखने का नजरिया अलग। ये जो देखने का नजरिया अलग है, यही तो पक्षपात कह सकते हैं आप। लेकिन जो पक्षपात जिस संदर्भ में इस्तेमाल होता है उससे इसको थोड़ा, क्योंकि पक्षपात थोड़ा नेगेटिव संदर्भ में इस्तेमाल होता है, मैं उसको नजरिए के संदर्भ में कह रहा हूं। अगर आप ईमानदारी सवाल पूछेंगे तो मैं पूरी तरीके से आंदोलन के साथ था और आज अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मुझे लगता है कि हम सब लोग शायद गलत कर रहे थे। हमें आत्ममंथन करने की जरूरत है और क्योंकि मुझे लगता है कि जो एक लाइन थी वो कहीं ना कहीं लाइन ब्लर हो रही थी और वो लाइन पत्रकारिता और उसके बीच की जो लाइन थी वो कहीं ना कहीं उसमें गड़बड़ हो रहा था। तो हम सब लोगों को आज 14 साल हो गए हैं, उसको दोबारा सोचने की जरूरत है, दोबारा मंथन करने की जरूरत है। अगर दोबारा वैसी कोई घटना हुई तो क्या हम उसी तरीके से पत्रकारिता करेंगे, उसी तरीके से कवरेज करेंगे? क्योंकि उस अन्ना के आंदोलन के मर्म में क्या था? भ्रष्टाचार का विरोध। और उस भ्रष्टाचार में क्या था? 2G कॉमनवेल्थ गेम्स। 2G में भी क्लीन चिट मिल गई और कॉमनवेल्थ गेम में भी क्लीन चिट मिल गई। तो क्या हम गलत थे? हमने जिसको इतना बड़ा कर दिया, अगर वहां भारत की जुडिशियरी उसको कह रही कि इसमें कुछ दम ही नहीं है, इसमें कोई सबूत नहीं है, तो या तो हम गलत थे या आज की जुडिशियरी गलत है। तो हमें उस संदर्भ को देखने की जरूरत है। दूसरा, जो लोग भ्रष्टाचार विरोध की बात करते थे, जिन्होंने आंदोलन खड़ा किया, आज उनके ऊपर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप क्यों लग रहे हैं? क्यों वो जेल जा रहे हैं? और क्यों, मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता, लेकिन उनके हाव भाव, चाल ढाल, रहन सहन को देखकर लगता है कि जो बात तब कही जा रही थी 2011 में, उसका पालन 2014 में नहीं, 2024 में नहीं हो रहा है। तो क्या वो सब एक ढकोसला था?
क्या वो सब एक रणनीति के तहत कहा जा रहा था? और हम लोग उस चीज को, हम पत्रकार लोग उसको क्यों नहीं देख पाए, खासतौर पर मैं क्यों नहीं देख पाया? ये सब सोचने की जरूरत है। तो ये सोसाइटी को कंटिन्यूअसली इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए, और मुझे लगता है कि हमारे लिए इंट्रोस्पेक्शन का वक्त है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अभी जिस दिन ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च हुआ, उस दिन जो टेलीविजन चैनल्स की जो भूमिका थी, उस पर भी एक दिन उनको माफी मांगनी पड़ेगी और उनको अपने अंदर इंट्रोस्पेक्शन करना पड़ेगा। जैसे मैं आज कह रहा हूं, हो सकता है 10 साल बाद इनमें से कुछ पत्रकार लोग कहें कि नहीं, हम गलत थे, हमने गलत किया, हमने जो पत्रकारिता की वो पत्रकारिता ठीक नहीं थी, वो पत्रकारिता नहीं थी, दरअसल हम सरकार के भोपू बन गए थे। तो क्या हम सारे लोग अन्ना आंदोलन के भोपू बन गए थे? ये भी हमें सोचने की जरूरत है। चूंकि आपने जिक्र किया कि उस वक्त क्या पत्रकारिता और कवरेज के बीच में चीज़ें ब्लर हो गई थी, आज के दौर में जब मैं देखता हूँ जिन्हें लोग जेनजीज कहते हैं, जो इंस्टाग्राम पर हैं, वो बहुत अच्छे नज़रिए से इस पेशे को नहीं देखते हैं जो कर रहा है। उनके प्रति ख़यालात ये हैं कि हम वो लोग हैं जो फेक न्यूज़ क्रिएट करते हैं, हम वो लोग हैं जो प्रोपोगेंडा क्रिएट करते हैं, हम वो लोग हैं जो हम कुछ अलग ही कर रहे हैं जिसका इस वास्तविकता से कोई लेना नहीं। और शायद जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर और भारत पाकिस्तान के टेंशन को रिपोर्ट किया गया टेलीविज़न पे देर रात तक की, इस्लामाबाद टाइप चीज़ें जो कुछ भी हुई, उसको लेकर और क्रेडिबिलिटी गिरी है। तो आप कैसे देख रहे हैं, क्या आने वाले दिनों में लोग भरोसा करेंगे मीडिया पे, उनकी खबरों पे, या ये जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट है? मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जिनको आज के लोग ज़्यादा सुन रहे हैं, जिन्हें लोग स्टैंड अप कॉमेडियन कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि टेलीविज़न आप देख रहे हैं, देखिए ये एंटरटेनमेंट है, न्यूज़ चैनल एंटरटेनमेंट। मित्र, आप क्यों चाहते हैं कि मैं इस दफ्तर से बाहर निकलूं, लिंच कर दिया जाऊं? देखिए, जो जिन जिन शब्दों का आपने इस्तेमाल किया, क्या वैसा हो रहा है या नहीं हो रहा? क्या हम फेक न्यूज़ पेडल कर रहे हैं कि नहीं पेडल कर रहे हैं? क्या हम सरकार के भोपू बने या नहीं बने? क्या हम प्रोपेगेंडा को आगे बढ़ा रहे या नहीं बढ़ा रहे? क्या पत्रकारिता की क्रेडिबिलिटी खत्म हुई या नहीं खत्म हुई? जिनको 2014 के पहले हम सरकार के साथ खड़े होने वाले लोगों को दलाल कहते थे, आज उनको लोग पत्रकार कहते हैं। सब नहीं है, बहुत सारे अभी भी लोग हैं जो बड़ी ईमानदारी के साथ पत्रकारिता कर रहे हैं, पूरी मजबूती के साथ खड़े हुए हैं, और वो सिर्फ यूट्यूब चैनल में ही नहीं, वो अपने अखबारों में भी ईमानदारी के साथ काम कर रहे हैं और वो टीवी चैनल्स में भी ईमानदारी के साथ काम कर रहे हैं। लेकिन एक बड़ा वर्ग ऐसा क्रिएट हो गया है जो दरअसल भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का भोपू बन गया है, जिसकी रीढ़ की हड्डी गायब हो गई है, जिसने अपनी सोचने समझने की क्षमता कहीं गिरवी रख दी है। ये सच्चाई है, इससे मुंह नहीं मोड़ सकते। राष्ट्रवाद की चाशनी में हम कितनी जलेबी खाएंगे? इस जलेबी खाने से एक दिन तबीयत खराब हो जाएगी, अंग ढीले पड़ जाएंगे। और मैं आपको वाकया बताता हूं, ऑपरेशन सिंदूर के संदर्भ हम भी राष्ट्रवादी हैं। मैं कम देशभक्त, नीरज कम देशभक्त है, वो जो सामने बैठो कम देशभक्त है, लेकिन अगर हम अपनी रैशनल फैकल्टी को अगर कहीं गिरवी रख देंगे तो पत्रकारिता क्यों कर रहे हैं? फॉकलैंड की लड़ाई हो रही थी अर्जेंटीना और इंग्लैंड के बीच में, बीबीसी के ऊपर दबाव पड़ा कि आप सरकार की लाइन के अलग देश का नुकसान कर रहे हैं क्योंकि आप सेना को नुकसान पहुंचा रहे हैं। बीबीसी टस से मस नहीं हुआ, और बीबीसी ने जब सारे लोग यह कह रहे थे कि अंग्रेजों के, ब्रिटिश की सेना ने अर्जेंटीना का जबरदस्त नुकसान किया, तब बीबीसी सही तस्वीर पेश कर रहा था और कह रहा था कि जो नुकसान की बात की जा रही है वो सच नहीं है। और अंत में दबाव पड़ा ब्रिटेन के ऊपर, और लोगों को जब पता चला कि दरअसल युद्ध के माध्यम से उनको झूठ बोला जा रहा है, जिस तरीके का नुकसान ब्रिटेन को हो रहा वो नहीं, वो वाकई में चिंता की बात है, तब युद्ध विराम की बात हुई। वहां पे मार्गरेट थैचर उस वक्त वहां की प्राइम मिनिस्टर थी, और इसीलिए बीबीसी ने दुनिया के अंदर एक बेंचमार्क एस्टैब्लिश किया। लेकिन जब गल्फ वॉर हुआ तो सीएनएन तो एम्बेडेड जर्नलिज्म करने लगा। तो ये जो एम्बेडेड जर्नलिज्म है, हम युद्ध के दौरान जाहिर सी बात है ऐसी चीजों को नहीं रिपोर्ट कर सकते और नहीं करना चाहिए जिससे हमारी सेना को नुकसान हो। लेकिन सच का कुछ तो हिस्सा हम बताएं। हम अगर ये कहेंगे इस्लामाबाद कब्जा कर लिया, मतलब
जाहिलियत की इससे बड़ी पराकाष्ठा तो मैंने कभी देखी नहीं। मैं तो सोचता था कि पत्रकारिता की मृत्यु प्राय है, अब तो मर चुका है और उसकी डेड बॉडी भी कहीं जलाने और कब्र में ढकने लायक जमीन नहीं मिलेगी। मतलब कौन पत्रकार था जिसने कहा कि इस्लामाबाद पे कब्जा हो गया? मालूम है सेना, इस्लामाबाद पे कब्जा करने का मतलब होता है कम से कम 1.5 से 2 महीने का आर्मी का फिजिकल मोबिलाइजेशन चाहिए आपको। ऐसे थोड़ी भी अचानक उठे चल दिए चलो भाई आज इस्लामाबाद कब्जा कर लेते। मतलब कोई जो मुगलों की जो आर्मी थी, मैं इधर काफी मैंने औरंगजेब पे भी 2 किताबें मैंने हाल में खत्म की और शाहजहां पे भी आधी से ज्यादा पढ़ चुका हूं। उनको भी अपनी आर्मी को मोबिलाइज करने में वक्त लगता था। 6-6 महीने 8-8 महीने वो किलों को घेराबंदी करके रखते थे। मतलब बच्चों का खेल है क्या कि इस्लामाबाद में घुस गए और आपने कब्जा कर लिया? मतलब कौन लोग हैं? मतलब इन लोगों को तो नौकरी से न केवल निकाल देना चाहिए बल्कि इनको प्रतिबंध लगना चाहिए कि अगले 25 साल तक ये पत्रकारिता में कुछ नहीं करेंगे। दे शुड नॉट ओनली बी सैक्ड, दे शुड बी डिनाइड एनी अपॉर्चुनिटी टू राइट अ वर्ड इन एनी जर्नलिस्टिक अखबार। जिनको इतना अंदाजा नहीं है, लेकिन अभी भी वो बड़े बड़े संपादक हैं और बड़े बड़े पदों बने हुए हैं, क्योंकि कोई जवाबदेही नहीं है। हम राष्ट्र के साथ हैं तो हम लोग, बाकी लोग तो राष्ट्र के साथ हैं नहीं।